हेलो दोस्तों, चैलेंज सीरीज के अंतर्गत आप सभी देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी को। इसके अंदर हमने चैलेंज लिया 7 दिन के अंदर इस बुक को हम समाप्त करेंगे। इसके अंदर आपको काफ़ी लंबे लंबे वीडियो प्रोवाइड होंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यदि आप सभी ऐसे ही अन्य बुक को देखना चाहते हैं, बहुत जल्दी हम उन बुक को समाप्त करेंगे पूरा उसकी वीडियो समरी के द्वारा, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बार बार मौका नहीं आता। ये वीडियो जाने के बाद शायद तक आपको दोबारा मेरा वीडियो मिल पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं बुक को ज़्यादा देरी ना करते हुए। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को पेज नंबर 43 पर आधा पढ़ा दिया था। आज इसके आगे का पाठ हम देखेंगे। 30 सेंट बाद, यहाँ पर शीर्षक है 30 सेंट बाद। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं कि शनिवार का दिन होता है और बहुत खुशनुमा मतलब बहुत खुशी कर देने वाली वो सुबह होती है। करीब 9 बजे रहते हैं। मैं और माइक मिसेस मार्टिन, जो कि इनके डैडी की एक कर्मचारी हैं, ठीक है, एक महिला हैं, उनके साथ मिल करके काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वो एक दयालु थी, बहुत उनको किसी भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ आप मांग लेते तो उसको दे देती वो, और उनके अंदर बहुत दया भाव था, और एक तरह की वो धैर्यवान महिला थी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आती है। यहाँ पर कहते हैं कि वो हमेशा हमको कहा करती थी कि जब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त माइक को देखती हूँ तो मुझे अपने बच्चों की याद आती थी, जो अब बड़े हो गए हैं तथा दूर चले गए थे। अब वो बड़े हो गए हैं और कहीं पर बाहर चले गए हैं कमाने के लिए। उनकी याद आती है इनको दोनों को देखने पर। ठीक है, हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी। यहाँ पर भले ही वो दयालु थी, लेकिन वो बहुत कड़ी मेहनत पर विश्वास करती थी। मतलब वो कठिन कठिन परिश्रम पर, कभी भी आराम पर वो भरोसा नहीं करती थी, हार्ड वर्क पर बिलीव करती थी। ठीक है, और इसीलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। इसीलिए वे हम दोनों को भी हमेशा कहती थी तुम दोनों काम करते रहो, ये करो वो करो, ऐसे काम में इनको जुटाए रखती थी। इनको कभी भी खाली नहीं बैठने देती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। वो बहुत कड़क मैनेजर थी, बहुत ज़्यादा कड़क थी, सख्त थी। ठीक है, हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को सेल्फ पर रखते थे और उतारते थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम 3 घंटे तक, मैं और मेरा दोस्त 3 घंटे तक डब्बा बंद, मतलब ऐसे सामान जिसमें डब्बे के अंदर वो बंद होते थे, उनको हम सेल्फ पर, यानी कोई ट्रक होगा या क्या चीज़ है इसका बारे में नहीं पता है, उस पर रखते थे और उसको उतारते थे। ठीक है, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जचाते थे, या उनके उनके ऊपर अगर धूल लगी हुई है तो उसको क्या करते थे, ये दोनों कपड़ों से साफ कर देते थे और उसको लाइन में कतार में जचा देते थे। ठीक, करीने यानी कतार में जचाना, लाइन से रखना। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। ये बहुत मेहनत का काम था, बार बार उसको उतारना, उसके बाद उसके कपड़ों से पोंछना और लाइन में जचाना। लेकिन इसके साथ साथ ये बोरियत भरा काम भी था। इसको करते करते मैं ऊब चुका था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। अब यहाँ पर जो माइक के पिता होते हैं, इनको रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं, अपना अमीर पिता कहते हैं। उनके पास इस तरह के 9 सुपरेस्ट थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि उनके पास इस तरह से 9 सुपरेस्ट थे। ठीक है, जहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के गाड़ी पार्क कर सकता था। उनके पास इस तरह गाड़ी वाड़ी पार्क करने के लिए 9 सुपरेस्ट थे। वे 7 से 11 कन्वेंशन स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे। यानी ये कह रहे हैं कि वो 7 से लेकर के 11 कन्वेंसीय स्टोर्स के शुरुआती संस्करण, मतलब उसको शुरू करने वाले ये एक व्यक्ति थे। पड़ोस के जनरल स्टोर, जहां लोग दूध, ब्रेड, मटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 11 पर कह रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पर कि लोग जनरल स्टोर पर जा कर के दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, वहाँ के क्या थे, ये सुपरेस्ट थे, वहाँ के ये निर्माता थे, उसको इन्होंने बनाया था सबसे पहले। समस्या ये थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं समस्या ये थी कि हवाई जो होता है वहाँ पर एयर कंडीशनिंग नहीं थी। एयर कंडीशनिंग यानी आप समझ रहे हैं एयर कंडीशनिंग किसे कहते हैं, मतलब कोई भी गर्दा उसके अंदर ना आए, सबको बाहर की तरफ ढकेल दिया जाए, उसी को एयर कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे।
और यहाँ पर क्या होता था, अगर एयर कंडीशनिंग रहती मतलब बाहर की ठंडी हवा अंदर और अंदर की गर्म हवा बाहर करता रहता, तो क्या होता उस तरह अंदर ठंड थोड़ी सी अरे गर्मी ना लगती, इसलिए एयर कंडीशनिंग नहीं थी। इसलिए क्या करते थे, गर्मी जब हो जाती थी गर्मियों में, ये अपने स्टोर का दरवाज़ा बंद नहीं करते थे, जिससे क्या होता था, अब देखिए स्टोर के दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खोला रखा जाता था, यानी स्टोर जो था उसके दोनों तरफ दरवाजे थे, उन दोनों को पूरा खोल कर रखा जाता था, ताकि सड़क पर पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे, और ताकि वहाँ से पार्क जहाँ पर गाड़ियाँ करते हैं वो जगह साफ-साफ दिखती रहे कि कहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो उसके साथ धूल का गुब्बारा भी आ जाता। लेकिन जो वहाँ पर स्टोर था उसको तो देख लेते थे पार्किंग कहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जब कोई गाड़ी पार्किंग के लिए आती थी तो उसके साथ-साथ उनके स्टोर में क्या होता था, धूल का गुब्बारा भी आता था, मतलब धूल भी आ जाती थी, उन डिब्बों पर वापस से जम जाती थी, तो वापस से इन्हें साफ करना पड़ता था। ठीक है, आगे देखिए, जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाती थी, ठीक वही बात कि वापस से वो क्या होती थी, उस स्टोर के अंदर आ जाती थी और उन डिब्बों पर जम जाती थी, जिससे कि इन दोनों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती, और इनकी नौकरी तब तक चलती थी जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती, एयर निकालने का व्यवस्था नहीं हो जाता। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज़ मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि 3 सप्ताह यानी 21 दिन तक ये दोनों का क्या करते हैं, मार्टिन के पास जा करके काम करते रहते हैं 3-3 घंटे, मतलब 3-3 घंटे मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है, 3 घंटे काम करते हैं और पैसा लेते हैं और चले जाते थे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था। जब दोपहर होता था तो वहाँ इन दोनों का काम खत्म हो जाता था, और हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल दिए जाते थे, और कहते हैं जब काम खत्म होता तो मिसेज़ मार्टिन हम दोनों को 30 सेंट दे देती, उसको ये क्या कहते हैं, 3 छोटे सिक्के कहते हैं, वो डाल दिए जाते थे। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई ख़ास खुशी नहीं होती थी। कहते हैं कि वो उस समय मतलब 50 के दशक में जब मैं 9 साल का था, उस समय 30 सेंट कमाना कोई खुशी नहीं दे रहा था, कि 30 सेंट कमा कर आप बहुत खुश हो सकें, वो खुशी इनको नहीं मिलती थी, क्योंकि 30 सेंट बहुत छोटी उस समय रकम मानी जाती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी। सोचिए, एक कॉमिक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी कीमत कितनी होती थी, 10 सेंट हुआ करती थी। इसीलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। और ये क्या करते थे, जो कमाते थे उसको जा कर के ये 3 कॉमिक्स पढ़ लिए, उस पर खर्च हो गए, और ये क्या करते थे, घर चले जाते थे। चौथे हफ्ता के बुध तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। अब देखो, चौथा हफ्ता हो जाता है, ठीक है, चौथा हफ्ता जैसे आता है वैसे ये सोचते हैं अब मुझे काम नहीं करना है, ठीक है, बुधवार का दिन रहता है, ये अपना पूरा मन बना लेते हैं मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि 30 सेंट में कुछ भी हो नहीं रहा है। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। ये काम इसलिए कर रहे थे ताकि जो माइक है उनके डैडी पैसा कैसे बनाया जाए इसके बारे में जानते थे, वो इनको सिखा सकें, इसलिए ये काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देखिए, क्यों ये छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था, और ये बताते हैं इसीलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी उनकी सहन कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उससे पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। कहते हैं सबसे बड़ी बात मेरी छोड़ने की नौकरी ये थी कि जब से उन्होंने मुझको काम सौंपा है हम दोनों को, तब से वो दिखाई नहीं दिए हमको, ना हमसे मिले, ना हमसे बोले, कुछ भी हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। बोलिए फिर मैं कैसे सीख सकता हूँ कि पैसा कैसे कमाया जाए? इसलिए ये तैयार हो गए कि अब मैं ये नौकरी छोड़ दूँगा और मैं फिर से वो स्कूल जाने लगूँगा, बेसबॉल खेलने लगूँगा। ठीक है? तो या क्या होता है आगे देखिए, उम, मैं काम छोड़ रहा हूँ। मैंने लंच के बाद माइक से कहा। अब देखो, ये क्या करते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं काम को छोड़ने जा रहा हूँ। अपने दोस्त माइक को ये बताते हैं लंच के बाद में, ठीक है? स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। अब देखो, स्कूल का लंच जो था ये बहुत दुखी पूर्वक उसको बिताए, निराशाजनक था, दुखी होकर बिता दिए, ठीक? पूरा बिताए। उसके बाद अपने दोस्त को बता दिए, माइक को। स्कूल भी उपजाऊ था और उस दिन स्कूल का पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा था। अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं है थे जिसका मैं इंतज़ार कर सकूँ, और ये सोच रहे थे अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं है जिसका मैं इंतज़ार कर सकूँगा कि मैं जाऊँगा, मेहनत करूँगा, कुछ कमाऊँगा और सीखने के लिए पाऊँगा पैसा कैसे कमाया जाए। क्योंकि ये अब उस काम को ही छोड़ रहे हैं तो इनके पास क्या शनिवार को क्या है, कुछ नहीं, वही सब जो पहले था वही रहेगा, ठीक है? इसलिए ये इनका पूरा दिन क्या होता है, निराशाजनक बीतने लगता है।
परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। लेकिन ये काम भले ही नहीं छोड़ते, लेकिन 30 सेंट जो इतनी कम रकम मिल रही थी, इसलिए इनको धक्का पहुंचा था, इसलिए उस काम को छोड़ रहे थे। इस बार माइक मुस्कुराया, लेकिन इस बार जब ये बताया कि मैं काम छोड़ रहा हूँ तो क्या होता है, माइक मुस्कुरा देता है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? और क्या बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, तुम आखिर किस बात पर हंस रहे हो, मुझे बताओ, मैंने गुस्से से कुंठा से पूछा। और यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी गुस्से से पूछते हैं उनसे, डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर माइक क्या बोलता है कि मेरे पिताजी ने मुझको पहले ही बता दिया था कि एक दिन ऐसा ही होगा, तुम काम छोड़ोगे। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तो वे मुझसे मिलना चाहेंगे। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब तुम कह रहे हैं जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लोगे, मेरे डैडी ने कहा था कि तब वो जाकर के तुमसे मिलना चाहेंगे। अब तुमने फैसला कर लिया, अब शायद तक तुमसे मेरे पिताजी मिलें। आगे देखिए क्या होता है। क्या? मैंने आवेश में पूछा। अब देखो ये क्या होता है, ये गुस्सा आ जाते हैं और पूछते हैं क्या। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या वे मेरे उत्ता जाने का इंतजार कर रहे थे? इसका मतलब वो मेरे हार जाने का इंतजार कर रहे थे कि मैं इस काम से बिल्कुल हार जाऊं, निराश हो जाऊं और छोड़ने लगूं। इसका मतलब वो मेरा इसीलिए इंतजार कर रहे थे। अब आगे के देखिए क्या होता है। कुछ कुछ माइक ने कहा। अब माइक कहते हैं लगता है कुछ कुछ इंतजार कर रहे थे। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। अब कहते हैं ये माइक बता रहा है रॉबर्ट कियोसाकी से कि मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत अलग किस्म के हैं, तुम उनको नहीं समझ पाओगे। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी से पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। मेरे डैडी जब सिखाते हैं तो वो बिल्कुल तुम्हारे पिताजी की तरह पढ़ाने के तरीके से नहीं सिखाते हैं, वो कुछ अलग तरीके से सिखाते हैं। दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। और कहते हैं दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं, जबकि तुम्हारे डैडी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो। दोस्त तुम केवल इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, तुम ऐसे आओ, ठीक है। कहते हैं तुम काम ऐसे करते रहो, केवल इस शनिवार तक तुम आ जाओ, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे कर लेना। मैं उन्हें बता दूं कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है, और मैं तब तक उनको बता भी दूंगा तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है, ठीक है। अब देखो पेज नंबर 45 पर, इसका मतलब ये है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। अब देखो रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं इसका मतलब मेरे साथ नाटक किया जा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर माइक कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर शायद हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है तुम्हारे साथ नाटक हुआ हो। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। अगर तुम रहना चाहो, शनिवार को आना चाहो, तो मेरे डैडी शनिवार को तुमको समझा देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक हेडिंग आई हुई है, इसको मैं बता देता हूँ। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए, ये हेडिंग है, ठीक है। मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम गुस्से में थे और उनका सामना करने के लिए तैयार थे। वहाँ पर अब जाते हैं, देखो यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। अब इनके पिता भी, जो इनके असली डैडी थे रॉबर्ट कियोसाकी से, वो भी इनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब या इनके जो गरीब डैडी होते हैं, जो इनके असली डैडी होते हैं, वो उनको जब पता लगता है कि 30 सेंट पर ये काम कर रहा है, तो वो कहते हैं कि ये तो अपना काम निकलवा रहे हैं और ये बाल श्रम जो कानून है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और इसीलिए उनकी शिकायत करना चाहिए और उनको जेल भेज देना चाहिए मामले की जांच करवा करके। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे ये भी कहा था कि सही तनख्वाह मांगू, और इनके पढ़े लिखे डैडी, जो इनके असली पापा थे, वो कहे थे कि तुम अब उनसे सही पगार मांगना, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा, कम से कम इतना मांगो, 25 सेंट प्रति घंटा, ठीक है, इससे कम मत मांगना। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा था कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और उनके पिताजी ने, रॉबर्ट कियोसाकी के असली पिता ने कहा था, अगर तुम्हारी नौकरी ना बढ़ाएं तो तुरंत ही तुम अब क्या करना, काम वहाँ से छोड़ देना और चले आना घर। और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्ला कर कहा। कहते हैं वैसे भी तुम्हें उस बेकार से काम की, उस घटिया काम की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उस नौकरी को छोड़ दो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। शनिवार का दिन रहता है, सुबह के 8 बज रहे होते हैं, और रॉबर्ट कियोसाकी फिर से उसी दरवाजे के अंदर, जिसके अंदर पहले वो कभी गए रहते थे, ये और उनके दोस्त जाते रहते हैं, उसके अंदर फिर से ये घुसते हैं। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। अब देखो इनके माइक जो रहता है, उसके पिताजी मतलब इनके अमीर डैडी, इनके घुसते ही क्या कहते हैं, कुर्सी पर बैठ जाओ और लाइन में
लाइन में इंतजार करो, और लाइन जो लगी हुई है इसके साथ आओ और इंतजार करो, मतलब कुर्सी पे बैठ करके इंतजार करते रहो, जब लाइन खत्म हो जाएगी तो मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये होगा। फिर वह अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए, और उनका एक छोटा सा ऑफिस था, उसके अंदर जाकर वो आराम करने लगते हैं, बैठ जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं, जो बेडरूम के पास था। और वो कहाँ पर था? बिल्कुल बेडरूम के पास में था, ठीक है। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, और रॉबर्ट कियोसाकी कमरे में चारों तरफ एक बार नज़र घुमा देते हैं, परंतु मुझे माइक नहीं दिखता। अब यहाँ पर क्या होता है, उनको माइक नहीं दिखाई देता है। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया। अब इनको बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इनका दोस्त भी नहीं था, ये अकेले थे, वो दो महिलाएं थी, उन्हीं दोनों के बीच में सोफे पर क्या करते हैं, फिर से ये बैठ जाते हैं। वे मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गईं, ताकि मैं भी बैठ जाऊं। और जब ये बैठने लगे तो वो महिलाएं थोड़ा सा मुस्कुराईं इनको देख करके, और थोड़ा सा बगल हो गईं ताकि ये भी बैठ जाएं। 45 मिनट गुजर गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। अब 45 मिनट बीत जाते हैं दोस्त, और क्या होता है, ये उबलने लगता है, ठीक है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर करीबन 30 मिनट पहले जा चुकी थी। अब यहाँ पर देखो 45 मिनट हो गए हैं, कहते हैं अभी से अब से लेकर के 30 मिनट पहले वो दोनों महिलाएं उनसे मिलकर चली जाती हैं। एक बुढ़ा सा आदमी वहाँ 20 मिनट तक बैठा, और फिर वह भी निकल कर चला गया। फिर क्या होता है, 20 मिनट तक जब से ये आए थे, उसके बाद 20 मिनट तक ये एक बुढ़ा आदमी भी वहाँ पर बैठा था, और वो 20 मिनट बैठने के बाद वो भी निकल कर चला जाता है। घर खाली था, और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं शीतलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था। कहते हैं पूरा घर खाली था, और हवाई के खुशनुमा सुबह में मैं शीतलन भरे, ठीक है, सीलन भरे मतलब वहाँ पर पूरा सीढ़ा भरा हुआ था, पानी नीचे छलका हुआ था, ठीक है, जैसे पानी लगता है पैर के अंदर, उसी तरह सीढ़ा लगा हुआ था। उस अंधेरे रूम में ये बैठे हुए रहते हैं, और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। और इस बात का इंतजार ये बैठ कर रहे होते हैं कि जो एक इंसान है जिसको ये अपने अमीर डैडी कहते हैं, वो इनसे मिले, और जो कि इस समय बहुत लालची हो चुका है और बच्चों का शोषण कर रहा है, ये इनसे मिले। मैं सुन सकता था कि वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे, और अब ये बता रहे हैं कि मैं जब उस समय बैठा था तो मैं ये सुन रहा था कि वो उस समय बातें कर रहे थे फ़ोन पर। ऑफिस में इधर-उधर का काम कर रहे थे, और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। कह रहे हैं ऑफिस का इधर-उधर का काम कर रहे थे, लेकिन मुझको देख कर भी अनदेखा कर रहे थे। मेरी तरफ तो हो ही रही मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। कहते हैं मैं तो ये सोच रहा था कि उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही मैं घर चला जाऊं अपने, लेकिन कोई वजह होती है जिसके कारण मुझे रुकना पड़ जाता है। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे आखिर 15 मिनट बाद मतलब करीब 9 बज गए रहते हैं, तो अमीर डैडी ने अपने ऑफिस से, पेज नंबर 46 पर देखिएगा, बाहर निकले। अब अमीर डैडी क्या होते हैं, अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं बिना कुछ से कहे। उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दंडनुमा ऑफिस में आ जाऊं, और इनकी तरफ इशारा करते हैं कि तुम वहां से उठ करके मेरे ऑफिस में आ जाओ। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और इनके अमीर डैडी कुर्सी पर बैठते हैं और कहते हैं, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम नौकरी छोड़ रहे हो। मैंने सुना है कि या तो तुम्हारी तनख्वाह मैं बढ़ा दूं या तुम नौकरी छोड़कर यहाँ से जा रहे हो। हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरा नहीं कर रहे हैं। फिर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, आपने जो समझौता किया है उसके मुताबिक आप अपनी पूरी बात को नहीं कर रहे हैं, अपनी बात पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने अपनी तरफ से आपके लिए बहुत सारा काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है, इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है, और मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, यहाँ तक कि अपने गेम बेसबॉल की भी बलिदानी दे दी है। और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, और अब आप अपना वादा भी पूरा नहीं कर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। आपने कहा था आप सिखाएंगे, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप केवल पैसे कमाना चाहते हैं, और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं की। आप मुझे बाहर इतनी देर तक बैठाए रखे और मेरी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं कितना छोटा सा बच्चा हूँ, और आपको मेरे साथ
इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए और आपको मेरे साथ एक इज्जत वाला बर्ताव करना चाहिए, एक अच्छा सा बर्ताव करना चाहिए। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और जो इनके पिता रहते हैं अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक जाते हैं। अपने हाथों को ढूंढी तक लगाकर उन्होंने मुझे घूरा और अपने हाथ को यहाँ पर ऐसे ढूंढी के पास लगा लेते हैं और इनको ऊपर से नीचे तक पूरा देख लेते हैं और घूरने लगते हैं इनको कि ये क्या कह रहा है, ध्यान से इनकी बात सुनने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा विश्लेषण कर रहे थे और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन्हें बहुत सावधानी से विश्लेषण कर रहे थे, इनको जांच रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। फिर क्या बोलते हैं, बुरा नहीं है, ये गलत नहीं है। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, तुम 1 महीना से कम समय में ही, यानी 1 महीना भी अभी तुमको ठीक नहीं हुआ है, लेकिन तुम वही भाषा बोलने लग गए हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? अब यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कहना चाहते थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए ये अपनी कहानी सुनाना फिर से शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। ये कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। मुझे लगता था कि आप अपने देखो, इसके बजाय आप तो मुझे पर अत्याचार करना चाहते हैं, लेकिन मैं गलत था, आप मुझ पर इस समय अत्याचार ही कर रहे हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। कहते हैं यह तो बहुत बड़ा जुल्म है, यह बहुत बड़ा जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज़ में कहा। अभी इनके पिताजी जो अमीर डैडी रहते हैं, ये धीमे से कहते हैं, मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ। आपने मुझे क्या सिखाया? अब फिर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपने मुझे क्या सिखाया? तुमने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, आपने कुछ नहीं सिखाया। मैंने गुस्से से कहा। यहाँ पर ये गुस्से से कहते हैं, एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। एक बार मैं जब चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए आपके यहाँ काम करने लगा, तो उसके बाद आपने मुझे नौकर समझकर मुझसे बात तक ही नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे, यहाँ तक कि आप 10 सेंट प्रति घंटे मुझे दे रहे थे। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ सरकार के पास और आपकी शिकायत करूँगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है और हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है कि बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, ठीक है? चलो, आप तो जानते हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। अब आपको इतना पता ही होगा, मेरे जो पिताजी हैं वो सरकार के लिए काम करते हैं। शाब्बास, अमीर डैडी ने कहा। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं इनके अमीर डैडी, शाब्बास। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। अब उन लोगों की तरह तुम ज़्यादा उन लोगों की बिल्कुल भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे, ठीक है? जो नौकरी छोड़कर उनको छोड़ दिए हैं या तो मैंने निकाल दिया है, ठीक है? इस तरह से तुम्हें अब बात कर रहे हो। अब देखो, वो देखते हैं पेज नंबर 47 पर। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा। अब कहते हैं, तो बताओ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मुझे ये लग रहा है कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बात कर रहा था। और ये अपने मन में सोचते हैं कि मैं उस समय कम उम्र का था, 9 साल का था, लेकिन मैं बहुत बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। कहते हैं, आपने मुझसे झूठ कहा था, मैंने आपके लिए बहुत सारा काम किया है, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने कहा था मुझे सिखाएँगे, लेकिन आपने सिखाया नहीं। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? अब कहते हैं, कौन कह रहा है मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। अब इनके डैडी जी बड़े प्यार से इनको बताते हैं, कहते हैं, ठीक है? मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर, मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग भरे अंदाज में कहा। अब ये घबराते हुए कहते हैं, 3 सप्ताह तक मैं आपके लिए काम कर रहा था, लेकिन आप मुझे सिखाने की बात तो दूर रही, आप तो मुझसे बोले तक नहीं कि तुम कैसे हो, क्या इस समय कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही हो सकता है? अब इनके डैडी क्या कहते हैं, क्या सिखाने का मतलब ये हो सकता है कि मैं तुमसे बोलूँ या बातचीत करूँ, इसके द्वारा ही सिखाया जा सकता है? और क्या और क्या? मैंने जवाब दिया। कहते हैं, क्या? और इसका मतलब ये समझ नहीं पाते हैं और ये बोलते हैं, क्या? और इसके बाद क्या होता है, इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। क्या कहते हैं, क्या सिखाने का मतलब वही हो सकता है जिस तरह तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है? वो क्या, कौन बोले? इनके अमीर डैडी बोले।
परंतु ज़िंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। कहते हैं ज़िंदगी का अगर सबक सीखना है तो ज़िंदगी या कभी भी आपको क्लासरूम में बैठकर नहीं सिखाती है, ज़िंदगी आपको धक्के दे देकर सिखाती है। इसलिए आपको ज़िंदगी से सीखना चाहिए। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती। जिस तरह क्लास में टीचर आपसे बातें करता है, आपको सिखाता है, लेकिन ज़िंदगी कभी भी आपसे बातें करके आपको नहीं सिखाती है कोई भी चीज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हर धक्के यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या होता है, ये एक तरह की आपको धक्का देती है। कहते हैं यहाँ पर ये आपको एक तरह का धक्का देती है, मतलब आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाएँगी जो आप सोचे नहीं होंगे, इसको कहते हैं धक्का। ठीक है, समझ लेना। हर धक्के के ज़रिए ज़िंदगी आपसे कहती है जाग जाओ। और जब आपको ऐसा धक्का लगता है, कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर ज़िंदगी क्या कहती है, जाग जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें भी यही सिखा रहा था। कहते हैं यहाँ पर मैं भी तुम्हें इसी तरह काम करा करा कर सिखा रहा था ताकि तुम जाग जाओ। अगर तुम ज़िंदगी के सबक सीखते हो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, अगर तुम ज़िंदगी के सबक सीख जाते हो तो तुमसे इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। अगर तुम ज़िंदगी के अंदर आने वाली परेशानियों को नहीं समझ पाते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार परेशानियाँ देती ही रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी का काम यही है, परेशानियाँ देना। लोग 2 चीज़ें करते हैं, जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो 2 काम करते हैं। पहला काम क्या होता है, कुछ लोग ज़िंदगी के धक्के को सहन करते हैं, चले जाते हैं। एक काम हो सकता है, आप ज़िंदगी जो धक्का दे रही है, जो आपको परेशानी दे रही है, उसको आप सहन करते चले आइए। बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं, और दूसरे जो प्रकार के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़िंदगी से गुस्सा हो जाते हैं और ज़िंदगी को धक्का दे देते हैं, और वो क्या करते हैं, ज़िंदगी को ही धक्का दे देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी पति को। कहते हैं जब जो लोग ज़िंदगी को धक्का देने की कोशिश करते हैं, वो लोग ज़िंदगी को धक्का तो नहीं दे पाते, लेकिन वो धक्का दे देते हैं अपने बॉस को, जिनके यहाँ काम करते रहते हैं उनको धक्का दे देते हैं। वो धक्का दे देते हैं अपने काम को छोड़ देते हैं। वो धक्का दे देते हैं अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, या अपने पति को। ठीक है, वे ये नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ज़िंदगी उनको धक्का दे रही है, ना कि ये लोग दे रहे हैं उनको धक्का। ये सोचते हैं लोग के कारण ये समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलत सोच लेते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें उल्टा फुल्टा कर डालते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी के सबक को सीख जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ज़िंदगी जो धक्का दे रही है उस सबक को ध्यान से समझना चाहिए बैठ करके। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बातें कर रहे थे। अब रॉबर्ट कियोसाकी के कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है। फिर यहाँ पर शुरू कर देते हैं इनके पिताजी, ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है, ज़िंदगी हम सबको कुछ ना कुछ रोज़ नया धक्के मारती है, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है, घटनाएँ घटती रहती हैं। कुछ लोग हार मान लेते हैं, लेकिन इन घटनाओं के होने से कुछ लोग तो हार जाते हैं, बाकी के लोग लड़ते रहते हैं, और जो बाकी के लोग रहते हैं वो इन समस्याओं से लड़ते रहते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो इससे कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और क्या होता है, वो आगे चले जाते हैं। वे ज़िंदगी के धक्के का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए, और जब ज़िंदगी धक्का देती है उनको, तो वो समझ जाते हैं कि अब हम यहाँ पर ज़रूरत है हमको कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और वो सीखना शुरू करते हैं और उसके अंदर कामयाब होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो यहाँ पर हार मान जाते हैं। वो कहते हैं वो हार मान जाते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब कोई काम वो सीखते नहीं हैं, वहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे काम को सीखते हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी थोड़ा-सा आसान हो जाए, ठीक है? और वो आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारी तरह होते हैं, जो लड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी तरह बिल्कुल होते हैं, बात-बात पर लड़ते रहते हैं। अमीर डैडी खड़ी हो गए और उन्होंने टूटी-फूटी खिड़की के बंद कर दिया। अब कहते हैं अमीर डैडी जो होते हैं वो खड़े होते हैं और टूटी-फूटी जो खिड़की होती है उसको बंद कर देते हैं। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन जाओगे। अगर तुम इस बात को जो मैं समझाना चाहता हूँ इसको तुम यदि समझ जाओ, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दो, तो तुम एक सुखी युवक बन जाओगे, खुश रहोगे हमेशा। अगर तुम यह नहीं सीखते हो कि तुम ज़िंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, काम, तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे, तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हें आर्थिक समस्याओं
को सुलझा दे। कहते हैं अगर तुम ये बात नहीं सीखते हो तो तुम हमेशा के लिए क्या हो जाओगे, ऐसी समस्याओं में उलझ जाओगे जो अपनी नौकरी, अपने तनख्वाह और अपने बॉस को कोसते रहते हैं, और तुम ऐसे मौके का इंतज़ार करते रहोगे जो कि आए और तुम्हारी जो ज़िंदगी है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में समस्याएँ हैं, उनको क्या करे, सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा, मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। अब क्या होता है, इनके अमीर डैडी जो होते हैं इनकी तरफ लगते हैं और देखते हैं क्या ये मेरी बात सुन रहा है, लेकिन ये सुन रहे होते हैं। उनकी आँखें मेरी आँखों से मिलती है। अब क्या होता है, रॉबर्ट कियोसाकी के जो पिताजी होते हैं उनकी आँखें और रॉबर्ट कियोसाकी की आँखें मिलती है, पर एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आँखों के बीच संप्रेषण की धाराएँ बहने लगी। क्या होते हैं, कहते हैं हम दोनों एक दूसरे की आँखों में आँखें डालकर देखते रहे, लेकिन कुछ देर बाद हम दोनों के संप्रेषण की ये भावनाएँ, मतलब जो वो सोच रहे थे वो मैं सोच रहा था, ये ऐसा लगने लगा था। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़र झुका ली, लेकिन जब ये उनके संदेश का मतलब समझ जाते हैं कि वो क्या आखिर समझाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, ये अपनी नज़र को नीचे झुका लेते हैं। मैं जान गया था कि वे सही थे। अब यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि मेरे पिताजी बिल्कुल सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद तो मैंने ही की थी, मैं फालतू में ही लड़ रहा था। कहते हैं कि अब मैं समझ गया था कि वो मेरे जो अमीर डैडी थे वो बिल्कुल सही थे। दोषी मैं ही था। कहते हैं दोषी तो मैं ही था, क्योंकि सीखने की जिद किसने की थी, मैंने की थी, मुझे सीखना था, इसलिए मैं फालतू में ही अपने डैडी से लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अब आगे अमीर डैडी फिर से कहते हैं, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिनमें हिम्मत नहीं है, कहते हैं अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप ज़िंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जो कि लड़ने के, जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती है, वो ज़िंदगी के हर थपेड़े, जब उनको कोई ना कोई दुख पहुंचता है या कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में आती है तो वो हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप ज़िंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे। यदि आप इस जिस तरह मैंने बताया, इस तरह के आदमी हैं जो थपेड़े खा लेते हैं और हार मान जाते हैं, तो आप ज़िंदगी भर, अपनी पूरी ज़िंदगी सुरक्षित खेल खेलते रहते हैं, यानी कोई खतरा उठाते नहीं हैं। सही चीज़ कहते, ठीक है, कोई खतरा नहीं उठाते हैं, सही चीज़ें करते रहते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाएंगे। कहते हैं कि आप सही चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे कि ऐसा समय आएगा जब सब सही हो जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएगी, और कभी भी ये चीज़ें बदलेगी नहीं जब तक आप नहीं बदलेंगे। और फिर क्या होगा, एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे और आप मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसीलिए तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप एक बहुत मेहनती और भले आदमी थे। ऐसा भी होगा कि आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, जब आपसे आगे चल कर के मिलेंगे तो वो आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे। क्यों करेंगे, उसका कारण ध्यान समझ लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत करे थे अपनी ज़िंदगी में और आप एक बहुत भले आदमी थे। आपने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया था, ना ही आपने कोई रिस्क लिया था ज़िंदगी में, इसलिए आपको वो बहुत सारा आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। परंतु सच बात तो यह है कि आपने ज़िंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए थे। ये सच बात तो आप भी जानते हैं कि अगर आप सोचेंगे तो आप खुद ही दुखी होंगे कि जब ज़िंदगी ने आपको थपेड़ा मारा था, आगे बढ़ने के लिए चांस दिया, तो आपने क्या किया था, वहाँ पर घुटने को टेक दिया था। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे और आप उसके अंदर बहुत डरा करते थे कि अगर मैं ये कदम उठा लिया तो आगे क्या होगा, कहीं पर मैं और ज़्यादा नीचे तो नहीं गिर जाऊंगा, इस बारे में आप बहुत डरा करते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि आप जीतना तो चाह रहे थे कि आप जीते, लेकिन क्या हुआ, ये हार का डर कि मैं हार जाऊंगा, इसके आगे आपने घुटने टेक दिए, आप हार मान गए। अंत अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जिंदगी जीतने की कोशिश नहीं की। अंदर से केवल आप ही जान पाएंगे कि आपने असल में कभी भी जीतने की कोशिश तक ही नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना और आपने बिल्कुल सुरक्षित कदम चलने का फैसला किया कि आप ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं लेंगे। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली, कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, हम दोनों की नज़रें फिर से एक बार मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे। 10 सेकंड तक मैं और मेरे पिताजी एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नज़रें हटाई जब
मैं उनकी बात का मतलब समझ गया और ये नज़रें तभी हटाते हैं जब ये अपने पिताजी की बात का मतलब समझ जाते हैं। आप मुझे धक्का दे रहे थे, मैंने पूछा। कहते हैं इसका मतलब पिताजी यानी पिताजी मतलब इनके अमीर पिता, ठीक है, असली पिता नहीं है, ध्यान रखिएगा। पिताजी आप मुझे धक्का दे रहे थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अमीर डैडी मुस्कुराए। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके अमीर डैडी मुस्कुराते हैं क्योंकि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। जितना जो मैंने बातें कही वो मैं नहीं कह रहा था, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। अब यहाँ पर कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के पिताजी कि मैं तुम्हें केवल यहाँ पर एक चीज़ कह रहा था कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था, केवल स्वाद। मैंने पूछा, मैं अब भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। गुस्सा तो ये थे रॉबर्ट कियोसाकी, लेकिन अब इनकी जानने की इच्छा भी बढ़ चुकी थी। अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था और ये अब सीखने के लिए दुगना उत्साह से तैयार हो जाते हैं। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। कहते हैं कि तुम दोनों पहले ऐसे लड़के हो जिन्होंने मुझसे पैसा कैसे बनाया जाए इस बारे में पूछा। मेरे पास 150 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं। अभी तक मेरे पास 150 भी ज़्यादा कर्मचारी हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। उनमें से किसी ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में नहीं पूछा। उनमें से कोई भी मुझसे नहीं पूछता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। वह मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि उनको पैसा बनाने की कला सिखाई जाए, लेकिन उनको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए और तनख्वाह चाहिए। इन सब पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन पैसा कैसे बनता है उस सब के बारे में वो नहीं सोचते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे। यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग होते हैं जो कि अपने ज़िंदगी के सारे समय किसमें बर्बाद कर देते हैं, काम करने में ही निकाल देते हैं। वो ये सीखते ही नहीं है कि आखिर दरअसल पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुन रहा था। अब यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, मैं अपने पिताजी की पूरी ध्यान लगाकर बातें, एक-एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असल ज़िंदगी में करीब हो। अब कहते हैं कि जब मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स बना लिया जो कि असल ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखता हो। मैं बोलते-बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। अगर मैं तुम्हें दूसरी तरह समझाने की कोशिश करता, तो मैं बोलते-बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि तुम ज़िंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखो और तुम कुछ सीखो। कहते हैं इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हें ज़िंदगी के थपेड़े, ज़िंदगी जिस तरह से हमको सबक सिखाती है, उस सबक को मैं तुमको सिखाऊँ, क्योंकि जब तक तुम बड़े होगे तब सीखोगे। वही चीज़ मैं तुमको 9 साल में सिखा रहा हूँ। इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। इसीलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिया था, क्योंकि जब तुम बड़े होते तब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर तुम्हें कम तनख्वाह मिलती। वही काम मैं अभी से तुम्हारे साथ कर रहा हूँ और तुमको ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा हूँ। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? अब यहाँ पर पूछ रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, अच्छा बताइए, अब 10 सेंट प्रति घंटे काम करने पर मैंने क्या सबक सीखा, ये भी मुझे बता दो। मैंने पूछा, यही कि आप घटिया हैं और आपने कर्मचारियों का शोषण किया है। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी नहीं पूछ रहे हैं, उनके पिताजी पूछ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि अब बताओ, तुम 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद क्या सबक सीखे? तो ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी, यही सीखा हूँ कि आप एकदम घटिया हो और कर्मचारियों का शोषण करते हो, मतलब कर्मचारियों को तुम कष्ट पहुँचाते हो, उनको सही तनख्वाह नहीं देते। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए ज़ोर से हँसने लगे और वो पीछे की ओर अपनी कुर्सी पर झुकते हैं और बहुत तेज़ी से हँसने लगते हैं। जब उनकी हँसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, और जब उनकी हँसी बंद होती तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल लो। और कहते हैं, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने सोचने के नज़रिए को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा।
मुझे दोष देना छोड़ दो और मुझे जो तुम दोष लगा रहे हो कि तुम्हारी सारी गलती है, इस दोष को तुम हटा लो, इसको अब दोबारा से कभी मत लगाना किसी पर भी। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। कहते हैं अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें किसको बदलना पड़ेगा, मेरे को बदलना पड़ेगा, मुझे बदलना पड़ेगा। इसके बजाय अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। इसके बजाय अगर तुम ये सोचते हो कि जो सब हो रहा है इसकी समस्या मैं खुद हूँ तो इसके लिए तुमको किसको बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और ज़्यादा समझदार कहते हैं इसके लिए तुमको किसको बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना होगा। सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। और कहते हैं अगर इसके बजाय तुम ये सीखोगे कि मैं इसकी वजह हूँ तो इसके अंदर तुम हर चीज़ सीख सकते हो और ज़्यादा बेहतर बन सकते हो, क्योंकि समस्या तुम ही हो तो तुम अपने आप को बेटर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए। दुनिया में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला आदमी बदल जाए, बस हम खुद ना बदलें। और कहता है कि दुनिया बदल जाए लेकिन हम खुद ना बदलें, ये लोग ज़्यादा सोचते हैं। मैं तुम्हें ये बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से आसान होता है खुद को बदलना। कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ, दुनिया चाहती है कि दूसरा बदल जाए लेकिन उसके बजाय अगर तुम खुद बदल जाओ तो दुनिया अपने आप ही बदल जाती है। ये बहुत आसान काम है खुद को बदलना। दुनिया को नहीं बदल सकते लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। अब रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर कहते हैं मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी धीरता से कहे। और अमीर डैडी इनको कहते हैं कि तुम जो दोष दे रहे हो मुझको, ये दोष तुम देना बंद करो और किसी को भी अब दोष ये मत देना कि समस्या तुम हो। केवल ये मान लेना कि जो हो रहा है उसकी समस्या केवल मैं हूँ। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया। अब कहते हैं कि लेकिन आपने तो मुझे 10 सेंट का ही वेतन दिया है, तो तुमने क्या सीखा? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो तुमने इससे क्या सीखा ये भी बताओ। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब फिर से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं यही सीखा कि आप घटिया हो, और हंसते हुए इस बार बोलते हैं, अच्छा तो तुम सोचते हो कि समस्या मैं हूँ? अमीर डैडी कहे, वो तो आप ही हैं। खैर पेज नंबर 50 पर देखिए, खैर इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। कहते हैं अगर यही तुम्हारा नज़रिया रहा तो जिंदगी भर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। अगर तुम्हें पैसा कमाना है और अलग बनना है तो तुम्हें इस नज़रिए से हटना पड़ेगा। तुम्हें समस्या खुद को मानना पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे को, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो समस्या दूसरे को मानते हैं तो वो दूसरे को बदलने में लगे रहते हैं, इसलिए वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। अगर तुम्हारा नज़रिया सही है कि समस्या मैं हूँ तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाएगा। कहते हैं अगर तुम खुद को समस्या मानो कि समस्या मैं हूं तो तुम्हारे पास कौन कौन से विकल्प रहेंगे खुद को बदलने के लिए, बताओ। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या तो मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते तो मैं काम छोड़कर चला जाता। कहते हैं कि अगर मैं खुद को समस्या मानता तो मैं ये करता कि अगर आप मुझे तनख्वाह ज़्यादा नहीं देते तो मैं खुद को छोड़कर चला जाता। ठीक कहा, अमीर डैडी ने कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, और ज़्यादातर जो लोग भी होते हैं यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं। और काम छोड़ने के बाद जाने के बाद वो दूसरी नौकरी की भी तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले, और सोचते हैं कि वहां पर मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा और ज़्यादा अच्छा मौका भी मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। उन्हें ये गलतफ़हमी होती है कि नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है, लेकिन उन बेवकूफ़ को ये पता नहीं होता है कि ज़्यादा अच्छी नौकरी और ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या नहीं सुलझ सकती। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है? अब रॉबर्ट कियोसाकी पूछते हैं तो समस्या पैसे से नहीं सुलझ सकती तो कैसे सुलझ सकती है, बताओ। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वे ये जानते हुए भी कि हम तनख्वाह में काम कर रहे हैं। कहते हैं यही ज़्यादातर लोग करते हैं कि वो जानते हैं कि हम कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने
पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा, और वो सोचते हैं कि अगर नौकरी छूट गई तो मेरा और मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा, इसलिए मन मार करके वे नौकरी करते रहते हैं। और वो इसलिए वो क्या करते हैं, मन अपना दबा करके वहाँ पर नौकरी करते रहते हैं और ये सोच कर तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। और इस तरह से वो इंतज़ार करते हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब ज़्यादा पैसा मिलेगा और उनकी समस्या भी सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे करते रहते हैं, कड़ी मेहनत करते रहते हैं और दूसरी नौकरी खोजते हैं और वहाँ पर भी ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं, परंतु उनमें से भी उससे भी उनकी तनख्वाह कम ही मिलती है। लेकिन अगर ऐसा भी वो करते हैं तब भी उनको दूसरी जगह भी ऐसे ही कम तनख्वाहें मिलती हैं। मैं फर्श को घूरता रहा, कहते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी। अब वो ये क्या करते हैं, फर्श को घूरने लगते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। अब ये क्या होता है, ये अमीर डैडी के सबक को थोड़ा-थोड़ा सीखने लगते हैं। मुझे ये एहसास हो गया था कि ये ज़िंदगी का स्वाद है। अब इनको ये पता चलने लग गया था कि ये असल में क्या है, ज़िंदगी हमको धक्के मार रही है, हमको सिखा रही है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, और ये उनकी तरफ फिर देखते हैं और सवाल को पूछते हैं, तो फिर ये समस्या किस तरह सुलझेगी? और कहते हैं, तो बताइए ये समस्या कैसे सुलझ सकती है? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वह बेशकीमती नज़रिया दिए जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी के अलावा अलग बनाती है। कहते हैं कि इसके अंदर ये ऐसे सवाल का जवाब दे रहे हैं जो कि बहुत बेशकीमती है, और ये इनके कर्मचारी और इनके डैडी से अलग इनको बना रही है, और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे। और ये अभी बने नहीं हैं, लेकिन जल्द ही ये हवाई के अमीर आदमी बनने वाले थे। जबकि मैंने पढ़े लिखे डैडी के ज़िंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। और क्या होता है, साथ ही इनके जो पढ़े लिखे डैडी होते हैं, इसी नज़रिए के कारण, क्योंकि ये नज़रिया उनके पास नहीं था, इसलिए वो पैसे की कमी से ज़िंदगी भर जूझने वाले थे। ये एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। और ये बहुत अद्भुत नज़रिया था, यानी देखने का ढंग था, जिसके कारण इसने इस सबक ने रॉबर्ट कियोसाकी की पूरी ज़िंदगी को ही पलट कर रख दिया। अमीर डैडी ने बार-बार मुझसे ये नज़रिया याद दिलाया, जिसे मैं पहला सबक कहूँगा। और जो अमीर डैडी होते हैं वो इनको बार बार ये याद दिलाते हैं कि तुम्हें हमेशा इस चीज़ को याद रखना है, और ये इनका पहला सबक होता है। ये सबक क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको भी इसको कहीं पर लिख लेना है कॉपी किताब में, या आपको इसको हमेशा डेली दोहराना है, ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। क्या कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग, जो गरीब लोग रहते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर के लिए पैसा काम करता है। कहते हैं कि जो अमीर लोग रहते हैं उनके लिए पैसा काम करता है, वो काम नहीं करते हैं। पहला सबक क्या था, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, और जो अमीर लोग रहते हैं उनके लिए पैसा काम करता है, वो काम नहीं करते हैं। ये सबक एक था, इसको आपको दिमाग के अंदर हमेशा रखना है। मेरे गरीब डैडी ने जो शिक्षा मुझे दी थी शनिवार की उस खुशनुमा सुबह में, उससे बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। अब कहते हैं, मेरे पिताजी, मेरे जो अपने असली पिता थे, उन्होंने जो मुझे सिखाया था, सिखाया था उससे मैं आज अलग सीख रहा था, बिल्कुल अलग चीज़ें सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं ये समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। अब ये 9 साल की उम्र में ये जान जाते हैं कि मेरे जो अमीर डैडी हैं, जो गरीब डैडी हैं, दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं, ठीक है। अब पेज नंबर 51 पर हम पढ़ रहे हैं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। अब दोनों ही डैडी इनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, अमीर डैडी और गरीब डैडी भी। फ़र्क बस इतना था, दोनों के सुझाए हुए विषय अलग-अलग थे, लेकिन यहाँ पर जो विषय पढ़ने के लिए इनको बताया जा रहा था वो बिल्कुल अलग-अलग विषय थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूँ जो उन्होंने किया था। अब इनके जो पढ़े लिखे डैडी थे वो चाहते थे कि मेरी तरह मेरा बेटा भी नौकरी करे, ठीक है। इनके पढ़े लिखे, क्योंकि डैडी क्या करते थे, एक टीचर थे, और इनके डैडी भी चाहते थे पढ़ लिख कर मेरा बेटा भी क्या बने, कोई अच्छी जॉब करे। बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें
किसी बड़ी कंपनी की सुरक्षित नौकरी मिल सके। और ये अपने शब्दों में बताते हैं, मेरे पिताजी मुझे ऐसे कहते थे कि बेटा तुम मन लगाकर पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी की नौकरी मिल जाए। और ये है अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत से दूसरे लाभ हों, और ये देखना मत भूलना कि उसके अंदर दूसरे लाभ भी हों, जैसे कि दवा, आपका कोई मेडिकेयर हो, जैसे कि आपके कोई दवा की दवा लेना हो तो उसी के अंदर मिले, और आपको छुट्टी लेनी हो तो छुट्टी भी मिले, और उसके अंदर आपके परिवार को सुरक्षा भी मिले, रहने के लिए भी जगह मिले। ये बहुत सारी चीज़ें देख लेना, तभी उस नौकरी को करना। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, जबकि इनके जो अमीर डैडी रहे थे वो क्या कहते हैं मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता था, इनके अमीर डैडी इनको ये सिखाना चाहते थे कि तुमको ये सीखना है कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं, और तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ये तुम्हारे लिए कैसे काम करेगा। पहले तो ये जानो पैसा कैसे काम करता है, और बाद में इसे अपने लिए काम करवाओ। ये सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, ना कि किसी क्लासरूम में। कहते हैं कि ये जो विषय था, ये जो विषय था, ये जो मार्गदर्शन था, जो ये सबक था, इसको मुझे अपने अमीर डैडी के साथ रह करके सीखना था, ना कि क्लासरूम में बैठ करके सीखना था। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। अब इनके अमीर डैडी जो होते हैं उन्होंने इनका पहला सबक जारी रखा, और आगे क्या बताते हैं आइए देखते हैं। मैं खुश हूँ कि 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से मैं काम करने पर गुस्सा हो गया। कहते हैं कि अब मैं खुश हूँ कि मैं 10 सेंट प्रति घंटे काम करने पर गुस्सा हो गया। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते तो तुम्हें खुशी-खुशी काम करते रहते, तो मैं तुम्हें साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यहाँ पर इनके पिताजी कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे ही काम करते रहते जैसे मैंने तुमको दिया था 10 सेंट पर, तुम गुस्सा नहीं होते, तुम खुश होते 10 सेंट में, तो मैं सीधा-सीधा तुम्हें जवाब दे देता, कहता मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊँगा, तुम अपना रास्ता ढूँढ लो, तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। ये जान लो कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है। कहते हैं ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो सच्ची शिक्षा होती है उसके अंदर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, भावना की ज़रूरत होती है, और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है, तुमको चाहने की इच्छा होती है। गुस्सा उस फ़ॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो गुस्सा है वो उसका बहुत बड़ा फ़ार्मूला है। अगर उस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रबल भावना से गुस्सा और प्रेम का समन्वय होता है। अगर आपके अंदर प्रबल भावना है तो उसके अंदर गुस्सा भी होगा, और गुस्सा है तो प्रेम भी होगा। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब पैसे की बात आती है, जब पैसा कमाने की बात आती है, तो लोग सोचते हैं कि मुझे सुरक्षित जगह मिले, कि मैं आराम से बैठ जाऊं और पैसा आता रहे। इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती। इसलिए क्या होता है, प्रबल भावना उनके अंदर नहीं होती है, इसलिए वो ज़्यादा अमीर नहीं बन पाते हैं। तो क्या इसीलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? कहते हैं क्या इसीलिए वो कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी पूछ रहे हैं। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी ही तनख्वाह नहीं देता जितना मुझे शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अब लोग कहते हैं कि मुझे जितना पैसा सरकार देती है लोगों को देने के लिए, मैं उतना पैसा नहीं देता, इसलिए लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ, उनको कम तनख्वाह देता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हुए हैं, मैं नहीं। कहते हैं कि मैं किसी का शोषण नहीं कर रहा, मैं किसी को कम तनख्वाह नहीं दे रहा। लोग खुद ही कम तनख्वाह पर काम करते हैं, और वो अपने लिए कुछ अलग नहीं करने की कोशिश करते, उसी पर पैसा लेते रहते हैं, उसी पर वो कामें करते रहते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता है कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं मुझे तो लगता है आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी ही चाहिए। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा ज़्यादा पैसे मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। कहते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा उनको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उनको ज़्यादा पैसा दे भी देता हूँ तो उनकी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं सुलझ सकती। अपने डैडी को ही देख लो। कहते हैं अब तुम अपने डैडी को ही देखो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते, लेकिन वो अब भी अपने बिलों का भुगतान सही समय पर नहीं कर पाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें
अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ज़्यादा पैसा अगर दे दिया जाए तो वो ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पैसे की समझ नहीं है और पैसा किस तरह काम करता है उसके बारे में उनको पता नहीं है। इसलिए उनको ज़्यादा पैसा दे भी दिया जाए तो वो कर्ज में और ज़्यादा डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। कहते हैं कि अच्छा, इसीलिए आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और क्या बोलते हैं, ये मुस्कुराते हुए ऐसे कहते हैं, ये सबक का हिस्सा था। क्या ये एक सबक का हिस्सा था, ये बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। कहते हैं हाँ हाँ, तुमने सही समझा, ये एक सबक का हिस्सा था। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसीलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। यहाँ पेज नंबर 52 पर कहते हैं, जो तुम्हारे पिताजी हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो स्कूल गए और अच्छी डिग्रियां हासिल की। क्यों हासिल की? ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, जो उन्हें मिल गई। और जो उन्होंने सोचा था नौकरी मिले वो उनको मिल गई, परंतु उनके पास पैसा आज भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि उन्होंने डिग्री इसलिए ली क्योंकि उनको नौकरी चाहिए थी, ना कि उन्हें पैसा चाहिए था। ठीक है, वो अगर वो पैसे के बारे में सोचते तो उनको पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए था, कैसे कमाया जाए। जो कि वो नौकरी चाहते थे उनको मिल गई, और वो अब आज भी पैसे की तंगी में जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पैसे के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते कि पैसा उनके लिए काम करे। और आप नहीं करते? मैंने पूछा, क्या आप पैसे के लिए काम नहीं करते? नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं। कहते हैं नहीं, मैं पैसे के लिए कभी काम नहीं करता। अमीर डैडी ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी के पिताजी कहते हैं, अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम मेरे पास मत सीखो, तुम जा करके स्कूल में ही सीखो। ये सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई भी नहीं है। अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो तो ये बात तुम्हें स्कूल में ही सिखाई जा सकती है, परंतु अगर तुम पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा। कहते हैं, अगर तुम पैसे के लिए नहीं काम करना चाहते, पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे ये जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। क्या हर कोई ये नहीं सिखा सकता? मैंने पूछा। कहते हैं, क्या ये बात जो आप सिखा रहे हो ये हर कोई नहीं सिखा सकता? नहीं, अमीर डैडी ने कहा। कहते हैं नहीं, ये हर कोई नहीं सिखा सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है। इसलिए नहीं सिखा सकता क्योंकि पैसे के लिए काम करना बहुत आसान है। पैसे के लिए काम करने में कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावनाएं डर हो। और तब जबकि पैसे की मूल भावनाएं, यानी मान लीजिए आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो पैसा नहीं आया तो क्या होगा, ये सब डर के कारण लोग ज़्यादा पैसे के लिए काम करते हैं। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरियां पढ़कर कहा। अब ये क्या कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, मैं समझ नहीं पाया, और ये क्या कहते हैं, त्योरियां पढ़कर कहा। अब फिर से ये बोलते हैं, मैं समझ नहीं पाया। उनकी चिंता इसकी फिलहाल मत करो। कहते हैं, उसकी चिंता फिलहाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें सीधा सीधा समझा देता हूँ, जो लोग नौकरी कर रहे हैं अभी वो क्यों कर रहे हैं? डर के कारण कर रहे हैं। कहीं पर उनकी नौकरी छूट गई तो पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है, इसलिए वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, अगर उनको पैसा नहीं मिला तो वो अपने बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। नौकरी से निकाले जाने का डर, अगर वो नौकरी नहीं करेंगे तो फिर आएंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इस बात का डर। पर्याप्त पैसा ना होने का डर, और इस बात का डर, अगर उनके पास पैसा ना हुआ, कोई काम आ गया तो काम पड़ गया पैसे का तो क्या होगा, एक बार फिर से शुरू करने का डर, और फिर से उन्हें एक बार कंपनी में जाना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर नौकरी लेना पड़ेगा, इस चीज़ का डर। यह किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। कहते हैं, ये किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे की काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, पैसे के गुलाम बन जाते हैं, और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़स निकालते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने बॉस को मानते हैं कि मेरा बॉस इस सब समस्या का जड़ है, अगर वो ज़्यादा पैसा देता तो उसका क्या बिगड़ जाता। तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाने एक बिल्कुल अलग विषय है, मैंने पूछा। कहते हैं, तो आपकी नज़र में पैसे के लिए काम करवाना एक अलग विषय है कि उससे पैसे के लिए काम कैसे करवाया जाए, ये सीखना बहुत कठिन है।
बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। कहते हैं हाँ, बिल्कुल सही। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे और सुबह का समय था, ये और इनके डैडी चुपचाप वहाँ पर बैठे रहते हैं। मेरे दोस्त उस समय लिविंग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे और ये सोच रहे थे मन में कि उस समय क्या होता है, जब मैं आज ये सोच रहे हैं, जब ये बुक लिख रहे थे, सोच रहे हैं कि जब मैं उस समय अपने डैडी से ये बातें सीख रहा था तो इनके जो दोस्त थे वो क्या कर रहे थे, बेसबॉल शुरू करने की तैयारी ही कर रहे होंगे, क्योंकि 9 बजे 9:30 बजे तक इनका बेसबॉल शुरू हो जाता था। ठीक है, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैं 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था और ये खुश रहते हैं क्योंकि ये 10 सेंट प्रति घंटे का काम करने के लिए फैसला करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे कुछ ऐसा सीखने सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएँगे। कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा अब सीखने जा रहा था अपने पिताजी के साथ मिल कर के, जो कि मेरे जो दोस्त थे वो कभी भी स्कूल में नहीं सीख पाएँगे, ना ही उन्हें सिखाया जाएगा। सीखने के लिए तैयार? मेरे डैडी ने पूछा। अब क्या होता है, इनके डैडी पूछते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, तुम सीखने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। अब ये रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मैंने दाँत निकाल कर कहा और ये हँसते हुए कहते हैं, दाँत निकालना यानी हँसना। मैंने अपना वादा निभाया है, मैंने तुम्हें दूर बैठे-बैठे सिखाया है। कहते हैं अब मैंने तो अपना वादा निभा दिया है, मैंने तुमको दूर बैठकर ही सारी बातें सिखा दी है। क्या तुमको अच्छा लग रहा है? कहते हैं जी हाँ। ठीक है, आज मैंने दोस्तों आपको पेज नंबर 52 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है इस बुक को। कल मैं पेज नंबर 53 आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ने के बाद, इसके बाद मैं आपको बहुत सारी बुक्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि अभी आप सोच भी नहीं सकते कितनी पावरफुल बुक्स हैं। उसके अंदर बुक समरी को मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूं, भले इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो रही हैं बताने में, लेकिन धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करेंगे और इसके अंदर मिस्टेक एक भी नहीं होगी। आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसके अंदर जो भी डायग्राम बनेंगे सबको मैं ब्लैक बोर्ड पर समझाने वाला हूँ, इसलिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है इस वीडियो को। इसके अंदर हर चीज़ को समझना है और जो चीज़ें ना समझ में आए उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यही कहूँगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो।